नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में एक बहुत बड़ी सनसनीखेज खबर जो कि बेंगलुरु से आ रही है, उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। जी हाँ दोस्तों, 2022 में आप लोगों ने देखा होगा आफ्ताब पूनेवाले ने किस प्रकार से श्रद्धा को कई टुकड़ों में बांट करके, उसका कत्ल करके कई टुकड़ों में उसको काट करके फ्रिज में प्रिजर्व कर दिया था और उसके बाद किस्तों में वो मेहरौली की जंगलों में फेंका करते थे। तो अभी भी श्रद्धा का अंतिम संस्कार नहीं हो पाया है क्योंकि एज ए केस प्रॉपर्टी उसको रखा गया है प्रिजर्व करके दिल्ली में। तो ये तो खबरें थी 2022 की। और 2022 के बाद कई कई शहरों में इस प्रकार की घटनाएं सामने आने लगी। लेकिन ये जो 2024 में 21 सितंबर को आया है बेंगलुरु से, ये जगह बदली है और कहानी सेम ही है। इसमें जो विक्टिम है वो महालक्ष्मी उसका नाम है, और महालक्ष्मी नेपाल से ताल्लुक रखती हैं। नेपाल में जन्मी महालक्ष्मी का शादी जो है वो 2019 में हेमंत दास से होता है। और ये दोनों बेहतर जिंदगी के लिए शादी के बाद ये लोग बेंगलुरु आकर के, इंडिया के बेंगलुरु में आकर के शिफ्ट होते हैं। और यहाँ हेमंत दास मोबाइल की शॉप पर काम करने लगता है और महालक्ष्मी एक नामचीन मॉल में ब्यूटी प्रोडक्ट के शॉप पर ये टीम लीडर की हैसियत से काम करती है। सब कुछ अच्छा चल रहा था। इन दोनों को एक बेटी भी होता है जो कि अभी 4 वर्षीय है। और महालक्ष्मी की उम्र इस वक्त 29 साल है। लेकिन कड़वाहट आपसी रिश्तों में तब शुरू होती है जब 2023 में एक अन्य लोग इन लोगों की जिंदगी में प्रवेश करते हैं। हेमंत दास और महालक्ष्मी की लड़ाई होने लगती है क्योंकि महालक्ष्मी के पति हेमंत दास को यह शक हो गया था कि इसकी पत्नी महालक्ष्मी किसी और के साथ अफेयर में है। तो तमाम बातें चलने लगती है, घर में झगड़े लड़ाई होने लगते हैं। महालक्ष्मी हमेशा इनकार करती है, लेकिन इसके पति हेमंत दास द्वारा जासूसी की जाती है और जासूसी करने के बाद इसको पक्का हो जाता है कि महालक्ष्मी इसके साथ धोखा कर रही है। तो फिर ये दोनों अलग हो जाते हैं। अलग होकर के महालक्ष्मी भी अलग हो जाती है इससे। इसकी 4 साल की बेटी थी। शुरुआती 4 महीने तक महालक्ष्मी अपनी बेटी को साथ में ही रखती है, लेकिन बाद के दिनों में ये हेमंत दास को सुपुर्द कर देती है। और हेमंत दास को सुपुर्द करने के बाद महालक्ष्मी बीच बीच में संडे पर जब उसको छुट्टी मिला करता था, 15 दिन महीने दिन में, ये अपनी बेटी से मिलने जाया करती थी। शुरुआती कुछ दिनों में महालक्ष्मी अपनी माँ और बहन के साथ, उसकी माँ और बहन, बड़ी बहन, उसी शहर में एक घर में रहा करती थी किराए पर मकान लेकर के। ये लोग भी नेपाल से बेंगलुरु ही आ गए थे, इसकी माँ और बहन। और एक भाई है जो कि नेपाल में रहा करता है। तो इसके पास शुरुआती दिनों में ये पहुंच जाती है और रहने लगती है। बाद के दिनों में ये एक व्यादिकावल सोसाइटी में, बेंगलुरु में ही एक व्यादिकावल इलाके में एक सोसाइटी में रहने लगती है। 1 सेट रूम किराए पर लेकर के, 3 मंजिले पर इसका 1 सेट रूम था, वहीं रहने लगती है। और उसके बाद ये अपने काम पर जाने लगती है बेहतर ढंग से। लेकिन 2 सितंबर को इसकी आखिरी बात होती है इसके घर वालों के साथ। और 2 सितंबर के बाद जब इसकी माँ, बहनें और भाई फोन लगाता है तो स्विच ऑफ आता है महालक्ष्मी का फोन। पिछले 15-17 दिनों से माँ और बहन चिंतित भी थी कि फोन नहीं लग रहा है। खैर, बात आती है 21 सितंबर को, जब महालक्ष्मी जिस इलाके में रहा करती थी उस सोसाइटी के आस पड़ोस के लोगों ने जब महालक्ष्मी के लैंडलॉर्ड को, मकान मालिक को कंप्लेंट किया कि महालक्ष्मी के घर से बदबू आ रही है, और बहुत सारे लोगों ने कंप्लेंट किया, तब मकान मालिक ने भी गौर किया तो वाकई बदबू आ रहा था। तो मकान मालिक के पास रेंटल एग्रीमेंट के तौर पर अपने इमरजेंसी नंबर को भी महालक्ष्मी के द्वारा दिया गया था। उसकी माँ का नंबर उस रेंटल एग्रीमेंट में दिया गया था। तो लैंडलॉर्ड इसकी माँ को कॉल करता है और कॉल करके सारी घटनाओं को बताता है कि महालक्ष्मी के कमरे से पिछले 2 सितंबर से ये बाहर भी नहीं निकली है और इसके घर से बदबू आ रहा है। तो बदबू की बात सुनकर हालिया दिनों में जिस प्रकार की घटनाएं सामने आती है कि घर में ही लाश सड़ गया, बदबू आया, तब फिर पकड़ा गया, तो इस प्रकार की घटनाएं परिवार वालों ने भी बहुत बार सुना। हालिया दिनों में सब कोई सुन रहा है, ऐसी घटनाएं बहुत हो रही है। तो फिर शुरू में ही चिंतित इसके घर वाले हो जाते हैं, लेकिन फिर भी एक हिम्मत बांध करके इसकी माँ और बहन इसके व्यादिकावल इलाके वाले सोसाइटी में तीसरे मंजिले पर जो 1 सेट रूम था, इसमें ये दाखिल होने आती हैं। इसकी माँ के पास एक एक्स्ट्रा चाबी था, वो इसलिए क्योंकि महालक्ष्मी ने ही अपनी माँ को एक्स्ट्रा चाबी दे दिया था कि कभी मैं यदि नहीं रहूं तो आप आ सकते हो हमारे रूम पर और रहना।
इसलिए तो फिर जैसे ही रूम खोला जाता है तो पहले ही जैसे रूम खोला जाता है और किवाड़ को पीछे किया जाता है, गेट को जब भी अंदर की तरफ ठेला जाता है तो अंदर से एक बहुत तेजी के साथ हवा के साथ एक बदबू आती है, जो उस बदबू को सूंघ करके सारे लोग बदहवास हो जाते हैं। लाइट जला ही नहीं था, उससे पहले ही इन लोगों को आभास हो जाता है कि नीचे में कुछ अजीब सा चीज, चिपचिपा चीज पड़ा हुआ है, पूरे फर्श पर फैला हुआ है। जब लाइट जलाया जाता है तो देखा जाता है कि कई टुकड़ों में इंसानी शरीर जो है वो अस्त व्यस्त फर्श पर पड़ा हुआ है और एक खून की लकीरें जो है वो किचन की ओर जा रही है। बदबू इतना तेज था कि इसकी माँ और बहन 1 मिनट वहां बर्दाश्त नहीं कर पाई और वापस से तीसरे मंजिले के नीचे आ जाती है, अर्थात सोसाइटी में दाखिल होती है। जब सोसाइटी में नीचे आती है तो पुलिस को भी कॉल किया जाता है, पुलिस भी मौके पर पहुंचते हैं। जब पुलिस भी पहली दफा उस घर के अंदर प्रवेश करता है तो पुलिस की भी चौंकने की बारी आ गई। पुलिस भी हैरान और उनको भी बदबू बर्दाश्त नहीं हो पाया। पुलिस वाले भी बदबू को बर्दाश्त नहीं कर पाए। हालांकि उन लोगों ने एक मास्क लगा रखी थी, लेकिन फिर भी बदबू इतनी तेज थी कि उनके लिए बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल था और 2-4 पुलिस वालों ने तो उल्टी भी मौके पर ही कर दिया। इसके बाद वापस से ये लोग नीचे आते हैं और 2 मास्क मंगाया जाता है। सारे लोग डबल डबल मास्क करके पहन के रूम के अंदर प्रवेश करते हैं। घर के अंदर जब प्रवेश करते हैं तब एक फ्रिज की ओर जो लीक जा रही थी, खून की एक लकीर जो जा रही थी, उसको फॉलो करके किचन में प्रवेश किया जाता है। और जब फ्रिज पुलिस वालों के द्वारा खोला जाता है तो फ्रिज के ऊपरी हिस्से में इंसानी शरीर के 2 पैर, बीच वाले हिस्से में शरीर के अलग अलग टुकड़े और नीचे वाले हिस्से में सिर मिलता है। ये देखकर पुलिस बदहवास हो जाती है और पुलिस के भी दिमाग से कोई एक्शन नहीं आ रहा था। मतलब पुलिस वाले का ब्रेन काम करना बंद हो गया, काम करना ही मतलब बंद हो गया, एक तरह से कह सकते हैं। कुछ सूझने नहीं लगा तो इन लोगों ने भी उसको छोड़ करके कुछ नहीं छुआ भी नहीं, शरीर वगैरह को, टुकड़े वगैरह को। और ये लोग वापस आकर के अपने आला अधिकारी को फोन करते हैं। साथ ही फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को भी कॉल किया जाता है और फॉरेंसिक वाले भी मौके पर पहुंच करके क्राइम सीन पर जांच पड़ताल करने लगते हैं और उनकी भी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि सारे टुकड़े को ये जुटा पाए। तो लोकल एक हॉस्पिटल से मेडिकल टीम को बुलाया जाता है और वो लोग उस टुकड़े को जमा करने लगते हैं। इतने बारीक पीस में फेंका गया था टुकड़े को और खून की इतनी धब्बे सूख चुके थे, सारे ब्लड जो है वो थक्के बनकर जम गए थे फर्श पर ही। सबको समेटना, सबको करने में बहुत समय लग रहा था। मेडिकल टीम वाले सारे मांस के टुकड़े को, लुथड़े को जमा करते हैं और उसको फिर गिना जाता है। तो गिनने के बाद ये पता चला कि 30 टुकड़े जो हैं वो शरीर के किए गए थे कुल। और 30 टुकड़े को करके कुछ फर्श पर और जो फ्रिज में रखा गया था वो तो मैंने बता ही दिया। इन तमाम टुकड़े को भी गिना जाता है, 30 टुकड़े कुल मिलाकर के थे। फिर अब बारी आई पुलिस की इन्वेस्टिगेशन करने की। इन्वेस्टिगेशन जब शुरू हुई तो सबसे पहले पड़ोसियों से पूछा गया कि कौन थी, कहाँ से थी और कब इसने रूम रेंट पर लिया था और कौन कौन इससे मिलने आया करता था। तो जब ये जांच पड़ताल होने लगती है तो पड़ोसियों ने तो ज्यादा कुछ नहीं बताया, क्योंकि पड़ोसियों के साथ इसका अटैचमेंट ज्यादा क्लोज नहीं था। मतलब बातचीत कभी नहीं हुआ इन 5 महीनों में। पड़ोसियों ने बताया कि 5 महीने पहले ही रेंट पर लिया गया था ये मकान और हम लोगों से कोई बातचीत नहीं होती थी इसकी। वो इसलिए क्योंकि महालक्ष्मी 9:30 बजे ही घर से ड्यूटी के लिए निकल जाया करती थी और रात में 10:30 बजे अमूमन आया करती थी। और वो जब आती थी तब सारे लोग सोने लगते थे, सोने का समय हो जाता है 10:30 बजे रात। तो इसलिए कभी बातचीत नहीं हुई। लेकिन पड़ोसियों ने एक चौंकाने वाली बात कही कि महालक्ष्मी को लाने ले जाने के लिए एक बाइक पर सवार एक आदमी आया करता था। जब इसके बारे में पुलिस सुनती है तो पुलिस के भी कान खड़े होते हैं और उसके बारे में और जानकारी जुटाने का कोशिश करते हैं, लेकिन पड़ोसियों ने भी इससे ज्यादा बताने से मना कर दिया, क्योंकि उनको भी पता नहीं था कि ये कौन है। और पड़ोसियों ने यह भी कहा कि ये कुछ दिन रहा भी था इस मकान में। खैर, अब पुलिस इस अनजान शख्स को पहचान करने में जुटी हुई है। फिर दूसरे फेज में पुलिस द्वारा, इन्वेस्टिगेशन की दूसरी कड़ी में पुलिस द्वारा इसके पति, जो कि एक्स हस्बैंड था हेमंत दास, उससे बातचीत करती है। और बातचीत के क्रम में ये पता चलता है कि जो कि मैंने शुरू में कहा अफेयर की बात, तो वही वो भी बताता है। और वो बताता है कि इसका जो अफेयर था वो उत्तराखंड के किसी हेयर स्टाइलिस्ट, जो कि उसी ब्यूटिशियन शॉप में काम किया करता था, उसी के साथ था। तो ये उसके बारे में बताता है इसका पति।
और तमाम चीज़ें, और सारी बातें बताता है कि किस तरह से वो रिश्ते से अलग हुआ। तो ये रिश्तों में उलझा हुआ एक केस बेंगलुरु में बहुत तहलका मच गया। उस मोहल्ले के सारे लोग बातचीत करने लगे आफताब और श्रद्धा मर्डर केस के बारे में। सारे लोगों के ज़हन में एक ही बात आ रहा था कि आफताब और श्रद्धा का दूसरा रूप। अब बात आती है पुलिस कमिश्नर ऑफ बेंगलुरु की। जब पूरे बेंगलुरु शहर में ये बहुत हाई प्रोफाइल मर्डर केस है और सारे मीडिया वाले, सारे लोग जब आक्रोशित हो गए, मीडिया वाले जब इसको बढ़ा चढ़ा के क्या मतलब अपना वो काम करने लगे, पूरे न्यूज़ सर्कुलेट होने लगे, तब फिर बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर को भी सामने आकर के कहना पड़ा कि हाँ, ये सनसनीखेज खबर है और हम मुजरिम के बस चंद कदम दूर हैं, मुजरिम को बहुत जल्द पकड़ लिया जाएगा। और पुलिस कमिश्नर ने एक बात कही कि कोई भी जो मुजरिम है, जो कि मर्डर किया है, वो बाहरी है, आउटसाइडर है, बेंगलुरु का नहीं है। तो आउटसाइडर यदि उन्होंने कहा है, तो आउटसाइडर में तो उसके पति भी आते हैं, आउटसाइडर में उसकी माँ और बहन आती है, आउटसाइडर में वो उत्तराखंड का लड़का भी आता है और साथ ही साथ आउटसाइडर में उसकी माँ बहन तो है ही, उसका पति भी है। अब कौन कातिल हो सकता है, या फिर कोई अन्य जो कि इन माँ बहन पति और वो उत्तराखंड का, उसके अलावा भी कोई। तो इस मामले में पुलिस जो है अभी गुत्थी सुलझाने में लगी हुई है। अभी कुछ पता नहीं चल पाया है कातिल के बारे में। जैसे कातिल के बारे में पता चलता है तो हम दूसरे एपिसोड में जरूर बताएंगे कि क्या पूरी कहानी रही और कौन कातिल है। तो कातिल के बारे में अभी खबर नहीं लगी है, लेकिन जो मर्डर की गई है वो बहुत ही जघन्य मर्डर है, बदहवास करने वाली, लोगों को व्यथित करने वाली ये मर्डर है। और आफ्ताब और श्रद्धा को, आफ्ताब और श्रद्धा टू कहे इस केस को तो गलत नहीं होगी। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए, और आप यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, और कमेंट में आप लोग भी ये चीज़ बताएं कि कौन मर्डर हो सकता है, क्योंकि सारे लोगों को सारे किरदार की जानकारी हमें दे दी है, तमाम चीज़ें हमने बताने का प्रयास कर दिया है इस केस में जो भी घटनाएं हुई है। अब देखिए आगे क्या होता है। थैंक यू सो मच।